नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में जानेंगे, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी, यूपीएससी, अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य क्या होता है, इसको लेकर हम सभी में उत्सुकता बनी रहती है। तो यह तो हम समझते हैं कि यह एक संगठन वैश्विक स्तर पर सभी राष्ट्रों के बीच सामान्य मूल्यों को स्थापित करता है, जिससे हर राष्ट्र एक यूनिफॉर्म तरीके से कुछ मूल्यों को अपना सके और इन मूल्यों को अपनाया जाना सभी राष्ट्रों के हित में होता है। सामान्य अर्थों में हम यह कह सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य यह भी है कि वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों के बीच विवाद, संघर्ष जन्म न लेने पाए। यदि ऐसा कोई विवाद उत्पन्न होता भी है तो इसका निवारण एक बेहतर तरीके से हो सके। यदि हम इस बात को समझ जाएं तो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को समझना मुश्किल नहीं है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की महत्वता एवं सभी राष्ट्रों पर इसके प्रभाव को हम अक्सर ही दरकिनार कर देते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से सामान्य रूप से इस संगठन के विषय में जानेंगे। हम यह भी चर्चा करेंगे कि कैसे संयुक्त राष्ट्र हम सभी के जीवन को प्रभावित करता है। तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो के अंत में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रश्न पूछूंगा, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया था। हालांकि ब्रिटेन, चीन, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एक सम्मेलन में संयुक्त चार्टर एक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था। यह वो समय था जब वैश्विक स्तर पर चल रहा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। हालांकि अफ्रीका और एशिया का अधिकांश हिस्सा अभी भी औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा शासित किया जा रहा था। इसके पहले संयुक्त राष्ट्र का पूर्ववर्ती लीग ऑफ नेशन कार्यशील था, जिसे वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा बनाया गया था। आप सभी को पता होगा। वर्साई की संधि के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं वहाँ पर एक वीडियो भी बना दूंगा वर्साई की संधि से संबंधित। और आगे है वर्ष 1946 में इसे भंग कर दिया गया। वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा इसे बनाया गया था, जबकि 1946 में इसे भंग कर दिया गया। न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है और इसके जिनेवा, वियना और नैरोबी में क्षेत्रीय कार्यालय भी है। और इसकी आधिकारिक भाषा की बात करें तो इसकी प्रधान आधिकारिक जो भाषाएं हैं वो चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्य या फिर उद्देश्य क्या है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़े स्तर पर तबाही के बाद वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया था। इसका मुख्य मिशन अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का माहौल स्थापित करना है। ऐसे माहौल को स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों के बीच एक समग्र रूप से विश्व में चल रहे एवं भावी विवाद या संघर्ष को रोकने के लिए काम करता है। यह संघर्षरत राष्ट्रों में एवं उनके बीच शांति स्थापित करने के लिए कार्य करता है और शांति बनाए रखने और फलने फूलने के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण भी करता है, जिससे भविष्य में विवाद या संघर्ष को जन्म लेने से रोका जा सके। गौरतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद के पास अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके अलावा महासभा और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव संयुक्त राष्ट्र के अन्य कार्यालयों और निकायों के साथ इस संगठन में प्रमुख, महत्वपूर्ण और पूरक भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र चार्टर संगठन के उद्देश्य के बारे में। इसे मैंने पॉइंट वाइज अरेंज किया है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूँगा। अगर मैं रिपीट करने लगा तो ये आंसर बहुत लंबा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंटेंट है इससे संबंधित। तो आप इसे देखें, ध्यानपूर्वक देखें। पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, और इस उद्देश्य से निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रभावी और सामूहिक रूप से कदम उठाना। जिन बातों से शांति भंग होने का खतरा है उन्हें रोकना या दूर करना, और आक्रामक या अन्य शांति भंग करने वाले कार्यों या तत्वों की समाप्ति करना, तथा न्याय और अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार पर शांतिपूर्ण साधनों से उन अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों, विवादों या संकटपूर्ण स्थितियों को सुलझाना या तय करना जिनके कारण शांति भंग होने की आशंका है। दूसरा पॉइंट है समान अधिकार और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के लिए आदर की भावना के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण भावनाओं को बढ़ावा देना और विश्व भर में शांति को मजबूत करने के लिए उपयुक्त उपाय करना। इस लिस्ट में तीसरा पॉइंट है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानव कल्याण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना।
तथा मानवाधिकारों के लिए किसी प्रकार के जाति, लिंग, भाषा या धर्म पर आधारित किसी भेदभाव के बिना सबकी मौलिक स्वतंत्रता के लिए आदर की भावना को बढ़ाना और प्रोत्साहन देना। चौथा पॉइंट है, इस सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों द्वारा किए गए कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय संगठन के रूप में कार्य करना। तो ये सारे जो मैंने यहाँ पे आपको बताए कुल 4 पॉइंट थे, ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर संगठन का उद्देश्य था। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र एक संगठन है और ये कई देशों के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि कई देश इसके सदस्य हैं। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि कौन हो सकता है संयुक्त राष्ट्र में शामिल, ये भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार, जो भी मैंने ऊपर बताया जो उद्देश्य है चार्टर का, तो उसी के अनुसार उन सभी शांति प्रिय राष्ट्रों के लिए खुली है जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में निहित दायित्वों को स्वीकार करते हैं और संगठन के निर्णय के अनुसार वे इन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हैं। राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के निर्णय द्वारा संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों जैसे कि राष्ट्रों या देशों को ही शामिल किया जा सकता है एवं किसी अन्य संगठन को नहीं। ध्यान रहे, सिर्फ देशों को शामिल किया जाता है, किसी संगठन को नहीं। नए सदस्यों के संगठन में शामिल होने के संबंध में सुरक्षा परिषद की जिम्मेवारी का प्रावधान संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अनुच्छेद 4 में रखा गया है। इस प्रावधान का पैराग्राफ 2 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र में राष्ट्रों का प्रवेश महासभा के निर्णय के जरिए होगा। यह निर्णय सुरक्षा परिषद की सिफारिश के बाद लिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, एक राष्ट्र केवल तभी संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त कर सकता है यदि सुरक्षा परिषद इन संबंध में सिफारिश करे और आम सभा में उस पर वोटिंग हो। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 5 और 6 में क्रमशः सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों एवं उनके निलंबन का प्रावधान है। तो आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन शामिल हो सकता है, किस आधार पर शामिल होता है, ये मैंने भी आपको बताया। अब बात करते हैं किन मूल्यों पर संयुक्त राष्ट्र कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र जो कार्य करती है वो किस पद्धति पर आधारित है, किन मूल्यों पे वो अपना कार्य करती है। इसे समझने के लिए हमें चार्टर के अनुच्छेद 2 पर गौर करना होगा। दरअसल अनुच्छेद 2 के अंतर्गत वह सिद्धांत दिए गए हैं जिनका पालन संयुक्त राष्ट्र एवं उसके सदस्य राष्ट्रों को अनुच्छेद 1 में बताए गए प्रयोजनों को पूरा करने की दृष्टि से करना होगा। इन सिद्धांतों को हम यहाँ आसान भाषा में समझ लेते हैं, तो आप इसे पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। पहला पॉइंट है, यह संघ सभी सदस्यों की समान प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र का प्रारूप सभी देशों की संप्रभु समानता पर आधारित है। इसका अर्थ है कि यूएन का हर सदस्य, यूनाइटेड नेशन का हर सदस्य देश कानून के समक्ष समान अधिकार रखेगा, चाहे उसका आकार और ताकत कुछ भी हो। चार्टर में किसी भी तरह के भेदभाव का कोई आधार नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट है, इस चार्टर के अनुसार सदस्य देशों ने अपने ऊपर जिन दायित्वों का भार लिया है वे उन्हें ईमानदारी के साथ निभाएंगे, जिससे कि उन सभी सदस्यों को निश्चित रूप से संघ का सदस्य बनने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले अधिकार और लाभ प्राप्त हो सके। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक मूल सिद्धांत है। तीसरा पॉइंट है, सभी सदस्य अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों या झगड़ों, संघर्षों को शांतिपूर्ण साधनों से इस प्रकार तय करेंगे या सुलझाएंगे कि विश्व की सुरक्षा, शांति और न्याय को किसी प्रकार का खतरा न हो। यह प्रावधान इसलिए भी चार्टर में मौजूद है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व ही शांति और सुरक्षा का माहौल स्थापित करने के लिए है। इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि भले ही देशों के बीच विवाद या झगड़ा चल रहा हो, पर वे इनका समाधान किसी भी अनुचित प्रकार से ना निकालें। यहाँ पे चौथा पॉइंट है, सभी सदस्यों अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी सदस्य देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वाधीनता के विरुद्ध न तो धमकी देंगे, न ही किसी प्रकार के बल का प्रयोग करेंगे और न ही ऐसा कोई कार्य करेंगे जो किसी अन्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के प्रतिकूल हो। समान शब्दों में, कोई भी राष्ट्र, सदस्य राष्ट्र ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे किसी अन्य राष्ट्र की अखंडता या स्वाधीनता को कोई नुकसान पहुंचे, और ऐसा कोई कार्य करना अनुचित होगा जो यूएन चार्टर के खिलाफ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र जो भी कार्रवाई करेगा उसमें सभी सदस्य राष्ट्र हर प्रकार की सहयोग प्रदान करेंगे। इसके अलावा ऐसे मामले जहां किसी भी राष्ट्र के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र
प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहा है वहां अन्य राष्ट्र उस राष्ट्र की कोई भी सहायता नहीं करेंगे। गौरतलब है कि यह सिद्धांत सदस्य राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान चार्टर के अनुसार होने वाली सामान्य कार्रवाई में हर संभव सहायता देने का निर्देश देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र इस बात की निश्चित व्यवस्था करेगा कि जहां तक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक है, वे राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं वे भी इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें। अगला और अंतिम पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र का अंतिम सिद्धांत यह कहता है कि प्रस्तुत घोषणा पत्र जो कुछ भी कहा गया है वह संयुक्त राष्ट्र को किसी भी राष्ट्र के ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं प्रदान करेगा जो मूलतः उसके आंतरिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं, परंतु इसी चार्टर के 7वें अध्याय में किसी राज्य को किसी कार्य के लिए बाध्य करने के जो उपाय बताए गए हैं उनको लागू किए जाने पर सिद्धांत का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र किस मूल्यों पर कार्य करता है। तो यहाँ पे कुल मिला के 7 पॉइंट थे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। इस सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश हैं जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी रूप से परिषद में मौजूद हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद समन्वय, नीति समीक्षा, नीतिगत वार्ता और आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहमत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य निकाय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग है और इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में पीस पैलेस में है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है जो कि नीदरलैंड का एक शहर है, वहाँ पे पीस पैलेस में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र के बाकी अंगों के लिए आवश्यक जानकारी और सुविधा सचिवालय द्वारा प्राप्त होती है। इसके बाद यहाँ पर यह भी जान लेना हम सभी के लिए आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र अपने कानूनी व्यक्ति यानी कि लीगल पर्सनैलिटी के कारण किसी के खिलाफ मुकदमा करने में सक्षम है। वर्ष 1949 में यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से एक सलाहकार राय मांगी थी कि एक स्वतंत्र राष्ट्र से संबंधित कर्तव्यों का पालन करते समय यूएन का यदि कोई सदस्य, कोई एजेंट घायल हो जाता है तो क्या संयुक्त राष्ट्र उस राष्ट्र की सरकार के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय दावा ला सकता है। इस पर आईसीजे ने अपनी राय देते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र का अपना एक कानूनी व्यक्तित्व है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के खिलाफ मुकदमा लाने का हकदार था। अपने चार्टर और अपने द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय चरित्र में निहित शक्तियों के कारण संयुक्त राष्ट्र 21वीं सदी में मानवता के सामने मौजूद चुनौतीपूर्ण मुद्दों को लेकर उचित कार्रवाई कर सकता है, जैसे शांति और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, मानव अधिकार, निरस्त्रीकरण, आतंकवाद, मानवतावादी और स्वास्थ्य संबंधी आपात की स्थिति, लिंग समानता, शासन, खाद्य उत्पादन और भी बहुत कुछ इसके खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकता है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्यों को महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और अन्य निकायों और समितियों में अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। अपने सदस्यों के बीच संवाद को सक्षम करके और बातचीत की मेजबानी कर यह संगठन सरकारों के लिए एक समझौते का क्षेत्र खोजने और समस्याओं को हल करने के लिए एक तंत्र बन गया है। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके कार्य क्या है, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तथा अन्य भी महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वे सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पे बताया। और ये रहा आज की इस वीडियो से रिलेटेड प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस देश में है। अगर आपने इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, नीदरलैंड और ग्रीनलैंड। इस प्रश्न का आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाता है। तो आप चाहें तो इसे डिटेल में लिख सकते हैं, आप इसका आंसर ज़रूर बताएं। और वीडियो से अगर हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।